ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है, वंस अगेन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आपका जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक चल रहा है, हाँ हो गया, बैठेंगे और हल्ला तो नहीं करना। जो आपका फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक चल रहा है उसमें हम लोग जो है सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सॉल्युबिलिटी। अब हमने देखा कई सारे उसके टॉपिक्स कवर किए हैं। अभी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आपका सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, ये दो टॉपिक दिए हुए हैं। क्या कौन से दो टॉपिक दिए हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी है इन लिक्विड में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपको एग्जाम में। एक्सप्लेन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, डायरेक्ट आता है। और सेकंड आपका क्वेश्चन आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। आपको ये दो चीजें बताना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड और दूसरा क्या बताना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्वेश्चन और भी कई तरीके से आ सकता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपके क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे। आपको ये क्वेश्चन आएगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा एक्सप्लेन अबाउट हेनरी लॉ। किस चीज के बारे में आ जाएगा? हेनरीज लॉ को एक्सप्लेन करें। ठीक, क्या क्वेश्चन आएगा? हेनरी लॉ क्या है, हेनरी लॉ को एक्सप्लेन करें, या सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन के साथ में या सॉल्युबिलिटी वाले टॉपिक के साथ में हेनरी लॉ पूछ लिया जाता है। ठीक, अब सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड, ये भी क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड को आपको राउट लॉ से, कौन से लॉ से? राउट लॉ। तो आप चाहे राउट लॉ पढ़ लें, और या तो आप सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड पढ़ लें, या तो आप सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड पढ़ लें, या तो हेनरी लॉ पढ़ लें। आ रहा समझ में? तो हम इस तरीके से याद रखेंगे कि आपको हेनरी लॉ और राउट लॉ में डिफरेंशिएशन भी याद रहेगा, एग्जाम में आपको लॉन्ग टर्म तक में याद रहेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको आता है तो आपको स्टार्टिंग कैसी करनी है आंसर की। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो टॉपिक को बताना किस चीज के बारे में, एक्सप्लेनेशन क्या देनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड। यदि आपको क्वेश्चन आता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड, तो आप इसको कैसे आंसरिंग करेंगे? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड इज एक्सप्लेन्ड बाय द हेनरी लॉ। हेनरी लॉ से हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को गैस के लिक्विड में एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला पॉइंट आपका क्या बन जाएगा आंसर का, कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड इज एक्सप्लेन्ड बाय हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ ने जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड को एक्सप्लेन किया। या आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज हेनरी लॉ, तो हेनरी लॉ क्या बताता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड, कि जो भी गैसेस हैं वो लिक्विड में सॉल्युबिलिटी के लिए क्या फैक्टर्स जरूरी हैं, क्या चीजें जरूरी हैं, इस चीज के बारे में हेनरी ने एक्सप्लेन किया। तो हमारे सिलेबस में डायरेक्ट लिखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्या लिखा है? एकदम ऐसे पढ़ना कि यू आर जस्ट नोइंग फर्स्ट टाइम दिस टॉपिक, ठीक है ना। इसके पहले जो हमने टॉपिक पढ़े हैं वो रिलेटेड है इससे, लेकिन फिर भी आप नए तरीके से भी समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि आपका जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है, या जो आपका हेनरी लॉ है, ये क्या चीज को बताता है? तो हेनरी लॉ क्या बताता है? सेकंड फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और दूसरा आपका हेनरी लॉ। दोनों में से क्वेश्चन आएगा, तो इसी से आपको आंसर की स्टार्टिंग करना है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को कौन ने एक्सप्लेन किया? हेनरी लॉ। या हेनरी लॉ किस चीज के बारे में बताता है? अब दूसरा क्वेश्चन ये कि इसने बताया किन चीजों के बारे में, ठीक है ना। तो हेनरी ने क्या बताया, उसने एक्सप्लेन किया रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। किस चीज के बारे में बताया? दूसरा पॉइंट हो जाएगा हेनरी एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन solubility of gas and pressure। हेनरी ने क्या चीज एक्सप्लेन करी कि आपका जो है solubility of gas and pressure के बारे में एक रिलेशनशिप को एग्जिस्ट किया या उसके बारे में डिस्क्राइब किया। तो हेनरी ने किस चीज के बारे में डिस्क्राइब किया अपने लॉ में? हेनरी टोल्ड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द solubility of gas and pressure।
थर्ड पॉइंट हम ये बताएंगे कि हेनरी ने इसमें रिलेशनशिप के बारे में क्या चीज बताई। तो हेनरी ने क्या कहा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, क्या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यदि हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें तो कांस्टेंट टेम्परेचर में जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है प्रेशर के। मतलब जितना ज्यादा हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, जितना ज्यादा प्रेशर हम बढ़ाते जाएंगे गैस उसमें क्या होगी, उतनी ज्यादा डिसॉल्व होती जाएगी। ये किसने एक्सप्लेन किया, हेनरी ने एक्सप्लेन किया। फिर फोर्थ हम पॉइंट बताएंगे कि हेनरी लॉ कैन बी एक्सप्लेन्ड, हम हेनरी लॉ को अलग तरीके से भी बता सकते हैं। कैसे कि आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू KHP। ये KH किस चीज को इंडिकेट करता है, KH बताता है हेनरीज कांस्टेंट। KH किसको बताता है, यहाँ पर SG क्या बता रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो है वो क्या होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगी, कि आपका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर के। आप देखते हैं ना कार्बोनेटेड जो वाटर्स होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके जो आपका जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है उसमें डिसॉल्व होती है, जैसे ही आप उसके कैप को ओपन करते हैं तो क्या होता है, पूरी डिसॉल्व गैस क्या होती है, उससे बाहर आ जाती है। तो वो डिसॉल्व किस बेसिस पर है, कौन से थ्योरी के ऊपर बेस्ड है वो डिसोल्यूशन उसका, हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ में आपको क्या याद रखनी है, जो भी जिसकी फेवरेट बॉटल है ना, आप कहीं गलत जगह मत पहुंच जाना, है ना। नहीं सर बोलो हमारी तो किंगफिशर, ठीक है। तो क्या है, जैसे कि आप जो भी थम्स अप या कौन कौन से और नाम है, कोका कोला है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्राइट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जब भी याद रखोगे, हेनरी लॉ को याद रखोगे तो थम्स अप की बॉटल को याद रखना है या कोई भी इस तरीके से, उसमें गैस डिसॉल्व्ड है लिक्विड में बिकॉज ऑफ द प्रेशर, और जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा गैस सॉल्युबलाइज होगी। लेकिन फिर उसने कांस्टेंट भी कहा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस प्रोपोर्शनल में तो है प्रेशर के, लेकिन ऐसा नहीं है, एक पॉइंट तक ही उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। फिर उसके बाद में यदि हम प्रेशर बढ़ाएंगे भी तो एक KH तक ही कोई गैस उसमें डिसॉल्व होगी। हर गैस के लिए क्या किया उसने, हेनरी ने KH दी वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। हर एक गैस के लिए क्या दी, एक कांस्टेंट वैल्यू दी। जैसे हम देखते हैं एटमॉस्फेयर में प्रेशर है, एटमॉस्फेयर में प्रेशर है कि नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको हम बोलते हैं। जब हम ब्रीथ इन करते हैं, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो कौन कौन सी गैसेस एनवायरनमेंट में, तो सभी है ना, सबसे ज्यादा कौन सी है, नाइट्रोजन है। लेकिन हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कौन सी गैस का जाता है, तो ब्लड में उसका क्या है, डिसॉल्व होने का कॉन्सेंट्रेशन एक KH वैल्यू पर, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू तक ही जाएगी ना हर एक गैस। यदि ऐसा होता तो, यदि कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती हर एक गैस की तो प्रॉब्लम होती ना। जैसे जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो माउंटेन्स में जाते हैं, जो हायर माउंटेन्स में जाते हैं तो क्या होता है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होने लगती है। ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होने लगती है क्यों, बिकॉज हायर माउंटेन में जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने से क्या होता है, उसमें जो डिसॉल्व होना रहता है ब्लड में गैसेस का वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को हेनरी ने एक्सप्लेन किया। अब इसमें आपको एक और चीज बताना है, दोनों में बताना है। दोनों ने एक और चीज को एक्सप्लेन किया डाल्टन्स लॉ को लेके, इसको लेके डाल्टन्स के लॉ को भी एक्सप्लेन किया। तो डाल्टन लॉ में इसमें क्या बताया है, इसके आगे आपका जो हेनरी ने है डाल्टन्स लॉ के बारे में एक्सप्लेनेशन किया है, सेकंड आपको बताना है, ठीक है ना। लिखना है, हेडिंग लिख लें। अभी यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझना है, जैसे मान के चलो, बात नहीं करें, यहाँ ध्यान दें, ये आपका क्या है, एक पिस्टन है, ठीक है ना। ये सिलेंडर है जिसमें कोई लिक्विड फिल है, जिसमें क्या है, कोई लिक्विड भरा हुआ है, और यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स है। क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ पर मान के चलो मोर देन 1 गैसेस प्रेजेंट है, मोर देन 2 गैसेस प्रेजेंट है। तो ये पिस्टन से जब आप एग्जाम में बताएंगे तो ये इस तरीके से भी एक्सप्लेनेशन करना है कि आपको क्या करना है, कि इस तरीके से बताना है कि जब आपने पिस्टन को प्रेशराइज किया, प्रेशर अप्लाई किया गैस के मॉलिक्यूल्स में, तो पहले गैस के मॉलिक्यूल्स की संख्या ऊपर क्या थी, ज्यादा थी। फिर धीरे धीरे क्या हो गई, गैस के मॉलिक्यूल्स वाटर में या कोई लिक्विड में क्या होने लगे,
डिसॉल्व होने लगे। तो एग्जाम में इस डायग्राम को भी एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है ना, बिफोर द प्रेशर एंड आफ्टर अप्लाइंग द प्रेशर। आफ्टर अप्लाई करने के बाद में प्रेशर क्या हुआ, गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा से ज्यादा क्या होने लगे, डिसॉल्व होने लगे। ये चीज एक्सप्लेन करनी है। पहला पॉइंट क्या हम एक्सप्लेन करेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड किसके माध्यम से हम बताते हैं, हेनरी लॉ से बताते हैं, या हेनरी लॉ से हम क्या बताते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बताते हैं। फिर हेनरी लॉ ने गैस और किस चीज के बारे में रिलेशनशिप बताई, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड प्रेशर के बारे में। हेनरी ने क्या कहा कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगी, मतलब प्रोपोर्शनल में रहेगी, लेकिन कब तक, हर एक गैस का एक केएच वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक। तो फिर उसके बाद में हम ये डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर देंगे कि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, जितने ज्यादा उसमें इनसाइड प्रेशर हम अप्लाई करेंगे उसमें ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सॉल्युबलाइज होते जाएंगे। तो क्या करेंगे, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स जब सॉल्युबलाइज होंगे तो गैस के मॉलिक्यूल भी क्या करेंगे, वो प्रेशर अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, या गैस के मॉलिक्यूल से प्रेशर अप्लाई होगा कि नहीं। तो आपका उसने क्या कहा कि जो गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसने कहा कि मान के चलो मोर देन वन गैसेस है तो इसको हम पार्शियल प्रेशर से इंडिकेट करते हैं। तो डाल्टन्स लॉ ने क्या किया, हेनरी ने क्या किया, डाल्टन्स लॉ को भी अपना जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक सपोर्टिव रोल लिया। तो डाल्टन ने क्या बताया था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के बारे में, उसने कहा कि जब हम गैस में प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस, हर एक गैस का अपना एक प्रेशर होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। जैसे मान के चलो हमको कोई दरवाजे को ओपन करना है, खींचना है, दरवाजा बहुत तेजी से बंद है, तो हमने दो ग्रुप बना दिए, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ग्रुप ए कुछ प्रेशर लगाएगा, ग्रुप बी अलग प्रेशर लगाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। क्या बोलेंगे, तो डाल्टन ने क्या बताया, पार्शियल प्रेशर और कुछ संख्या ए ग्रुप की रहेगी, कुछ संख्या बी ग्रुप की रहेगी, मतलब दो ग्रुप होंगे ना, जैसे अलग अलग गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो उन मॉलिक्यूल्स की संख्या बताने के लिए हम क्या बताते हैं कि उसको हम केमिस्ट्री में या फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में हम क्या बताते हैं, उसको मोल फ्रैक्शन से बताते हैं। किससे बताते हैं, संख्या को किससे बताते हैं, मोल फ्रैक्शन को बताते हैं। तो डाल्टन ने क्या चीज बताया कि जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस के मॉलिक्यूल्स, अच्छा ज्यादा प्रेशर से कौन खींच पाएगा, जिसका मोल फ्रैक्शन, मतलब जिसकी संख्या ज्यादा होगी। तो डाल्टन ने एक और रिलेशनशिप बताई किसके बारे में, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के बारे में, उनका पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड और उनके मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, मोल फ्रैक्शन। जब आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एक्सप्लेन करनी है तो राउल्ट लॉ ने प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बारे में डायरेक्ट बताया, लेकिन डाल्टन ने क्या बताया है कि मॉलिक्यूल्स की संख्या जिसकी ज्यादा होगी उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब इसने क्या बताया डाल्टन ने कि जो पार्शियल प्रेशर है, गैस का जो पार्शियल प्रेशर है, दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स। एक्स क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मतलब गैस का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उसका पार्शियल प्रेशर उतना ज्यादा होगा और वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, डिसॉल्व होगी। तो इन दो चीजों से आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन देना है इसका हेनरी लॉ के बारे में। फिर इसको भी आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हेनरी लॉ आपका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज KH इस तरीके से बता सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस या हेनरी लॉ फाइनली हम क्या बता सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। किसके मोल फ्रैक्शन, उस पर्टिकुलर गैस के या उस वेपर के। आ रहा समझ में, इसको याद रखना, मोल फ्रैक्शन जिसका ज्यादा होगा उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये किसने एक्सप्लेन किया, डाल्टन ने एक्सप्लेन किया। यहां तक समझ में आया। तो जब आप बताएंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड तो पहली चीज आपको हेनरी लॉ से एक्सप्लेन करनी है। आ रहा समझ में। अब हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है ना, देख लें एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस क्या है, आपके मोस्ट ऑफ द जो कार्बोनेटेड लिक्विड है या आपके कई सारे जो गैसियस एरोसोल्स है उसके प्रिपरेशंस में हम हेनरी लॉ को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन किसमें, आपका जो एरोसोल्स बनाते हैं, ठीक, और आपके जो कार्बोनेटेड प्रोडक्ट है, क्या कार्बोनेटेड प्रोडक्ट जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है। दूसरा आपके जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स क्या होते हैं,
जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर होते हैं ना, वो पानी के अंदर जाते हैं, तो पानी के अंदर जाने के बाद में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं ना, क्योंकि पानी के अंदर क्या होता है, गैस का प्रेशर उतना नहीं होता है, तो अलग से सिलेंडर लेकर जाते हैं, जिससे क्या होता है, उनको प्रॉपर ब्रीदिंग लेने में प्रॉपर क्या मिले, हेल्प मिल जाए। लेकिन कई बार ये बोला जाता है जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, यदि हम उसमें क्या क्या मिक्स करके रखते हैं, उसमें हम नाइट्रोजन मिक्स करके रखते हैं और ऑक्सीजन मिक्स करके भी रखते हैं। क्या क्या मिक्स करके रखते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स करके रखते हैं। याद रखना, ये आपको जीपैट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। हम उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स करके, तो क्वेश्चन ये आता है कि हम ऑक्सीजन को क्यों मिक्स करते हैं ऑक्सीजन के साथ। नाइट्रोजन का क्या होता है, वाटर के अंदर जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, तो ये ऑक्सीजन को अपने साथ में कैरी कर लेती है। ऑक्सीजन को क्या करती है, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम जनरेट होती है, वो प्रॉब्लम भी पूछी जाती है एग्जाम में कि इस तरीके से जब गोताखोर जो होते हैं, स्कूबा डाइवर्स होते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होती है, जब वो पानी से बाहर निकलते हैं, तो पानी से बाहर निकलने के बाद में वहां पर नाइट्रोजन का प्रेशर तो ठीक था, प्रॉपर तरीके से डिसॉल्व थी। अब पानी से बाहर आने के बाद में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है नाइट्रोजन में, वो कम हो जाता है, तो नाइट्रोजन क्या होगी, बॉडी के अंदर से तेजी से बाहर आएगी। तेजी से बाहर आएगी तो आपकी ब्लड कैपिलरी क्या होंगी, सिकुड़ने लगेगी, कंस्ट्रिक्ट होने लगेगी, जिससे क्या होगा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आने लगेगी। इससे कई बार व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बेंट बोलते हैं। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ये पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम इसमें हीलियम भी मिक्स कर देते हैं। तो हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीन चीजों का मिक्सअप जो है स्कूबा डाइवर्स यूज करते हैं। और इस सिद्धांत को हम कैसे निकालते हैं, हेनरी लॉ के थ्योरी से हम इस चीज को डिटरमाइन करते हैं। आया समझ में। वैसे जो आपके जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो हाइटेड आपके जो रॉक्स वगैरह होते हैं उसमें जो चढ़ते हैं, तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। तो उसका किस बेसिस पर लेकर जाते हैं, ठीक। अब उसमें भी पूछा जाता है कि जो क्लाइंबर्स होते हैं, जब वो हायर ऊंचाई पर जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम होने लगती है इसकी ब्रीदिंग की, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो उससे भी एक तरीके की कंडीशन जनरेट होती है। उसको क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपको जो पूछा जाता है एग्जाम में, ऑक्सीजन की कमी, एनोक्सिया बोलते हैं। एनोक्सिया, एनोक्सिया। समझ में आया, यहां तक समझ में आया। जो भी आपके क्वेश्चंस और डाउट होंगे उसको लिख लेना, हम लोग लास्ट में उसको डिस्कस करेंगे। तो जब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में हमको क्या बताना है, हेनरी लॉ बताना है। सेकंड क्या बताना है, क्या बताना है, अब मान के चलो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन हेनरी लॉ, बन जाएगा। इसमें दो चीजों को बताना है, हेनरी के लॉ को बताना और दूसरा डाल्टन के लॉ को बताना है। तो डाल्टन ने किस चीज के बारे में रिलेशनशिप बताया, वो दरवाजे को याद रखना। दरवाजे में दो टीम मिलकर प्रेशर लगाएंगी, तो ज्यादा प्रेशर किसके द्वारा लगाया जाएगा, जिसकी संख्या ज्यादा हो, मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो। तो मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के बारे में डाल्टन ने बताया, ठीक। फिर उसके बाद में आपका नॉर्मल हेनरी लॉ की बात करें तो उसमें हेनरी ने क्या कहा, प्रेशर के बारे में बताया कि आपका जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी होगी। फिर हम क्या बता देंगे, डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर देंगे, और ये कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमको रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर उसके बाद में हम कुछ क्या बता देंगे, एप्लीकेशंस बता देंगे कि आपके जो है हेनरी कांस्टेंट का भी जो यूटिलाइजेशन है गैस की सॉल्युबिलिटी पता करने के लिए, अलग अलग गैसेस की सॉल्युबिलिटी कितनी है, इस चीज को भी डिटरमाइन करने के लिए हेनरी लॉ को यूज किया जाता है। आया समझ में। कुछ एग्जांपल बता देना कि मोस्टली आपका जो गैस है वाटर में सॉल्युबल ज्यादातर गैसेस होती हैं, वैसे अलग अलग लिक्विड में अलग अलग गैसेस जो है सॉल्युबलाइज्ड होती हैं। फिर इसके बाद में आप एक और चीज बता देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड आपने किसको कोरिलेट करके बताया, हेनरी लॉ को बताया। तो हेनरी लॉ ने जो है प्रेशर को एक्सप्लेन किया है और कांस्टेंट टेम्परेचर में किया है। तो आप सेकंड पॉइंट जो है अपना एक और पॉइंट बता देंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो एक फैक्टर्स बता देंगे। फैक्टर्स क्या क्या है जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को इंपैक्ट करते हैं। तो पहला तो प्रेशर ही है, ठीक। प्रेशर में क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज होगी। दूसरा आप क्या बता देंगे, टेम्परेचर। क्या बताएंगे, टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस
डिक्रीज होगी। आपकी यदि हम बात करें गैस की सॉल्युबिलिटी, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने में क्या होगी, गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तीसरा आप बता देंगे मोल फ्रैक्शन। क्या मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगी। इतनी चीजें आप क्या करेंगे, हेनरी लॉ में एक्सप्लेन कर देंगे। आए समझ में? कोई डाउट? अब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में या 7 मार्क्स का, हेनरी लॉ को एक्सप्लेन करें या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एक्सप्लेन करें, तो बन जाएगा। कोई डाउट? ठीक, कितने पॉइंट्स हैं आपके पास में? पहला पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए क्या है कि क्या चीज है ये, हेनरी लॉ ने क्या बताया। दूसरा पॉइंट क्या है, डाल्टन्स लॉ। तीसरा क्या है, डायग्राम एक्सप्लेन कर दोगे। कभी भी एग्जाम में आपको जब आंसर करना होता है तो ये पॉइंट्स याद रखना कि एग्जाम में बताना किन किन पॉइंट्स में है आंसर। डायग्राम को याद बता देना, फिर एप्लीकेशन बता दोगे और क्या बता दोगे, फैक्टर बता दोगे। तो इतनी चीजें आप एक्सप्लेन कर देंगे। दूसरा आपका ये है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। क्या सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, राउथ लॉ से एक्सप्लेन करेंगे। तो राउथ लॉ है क्या, इसको समझना पड़ेगा सबसे पहले। एग्जाम में आ जाता है ना, कई लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन 11th-12th में भी, लेकिन अभी ध्यान में नहीं होगा, होगा कि नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होगा। और ये जो लॉज होते हैं कंफ्यूज करते भी हैं, तो इनको कभी भी कंपेयर करके याद करना। हेनरी लॉ किसके बारे में बताता है, आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में। राउथ लॉ किसके बारे में बताता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड के बारे में राउथ लॉ बताता है। तो राउथ ने क्या किया कि कई सारे लिक्विड को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद उनकी स्टडी करी। उसने क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखे, क्या क्या फैक्टर्स हैं उसके बारे में स्टडी करी और उसने अपने कुछ लॉ बता दी कि ये चीजें होती हैं, उन चीजों को हमें याद रखना है। आ रहा समझ में? तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं राउथ लॉ के अकॉर्डिंग, या नॉर्मली हम बात करें सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, तो यहाँ पर आपको और भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपके जो सिलेबस में दिया है बाइनरी लिक्विड, क्या दिया हुआ है, फिर दिया है आपको आइडियल सॉल्यूशन, क्या दिया हुआ है, आइडियल सॉल्यूशन, फिर दिया है आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्या दिया है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और दिया है रियल सॉल्यूशन, क्या दिया है, रियल सॉल्यूशन। तो ये सारी चीजें जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपका जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसी को हम रियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। आया समझ में? यस सर। तो जब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, तो आपको जो पूरा ये एक्सप्लेनेशन देना है, वो आपको जो टॉपिक दिया है दैट इज बाइनरी लिक्विड के बारे में बताना है। आपको क्या बताना है, बाइनरी लिक्विड। तो आपको जब पूछा जाएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है ना, तो बाइनरी लिक्विड के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, बाइनरी लिक्विड। क्या होते हैं, लिक्विड कंपोजिशन दैट कंटेन टू लिक्विड, composition of liquid that contain two component, जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी लिक्विड। ठीक, तीसरा क्या हो जाएगा, टर्नरी हो जाएगा, ठीक, क्वाटरनरी लिक्विड हो जाएगा इस तरीके से। तो बाइनरी लिक्विड क्या होते हैं, दैट कंटेन टू कंपोनेंट ऑफ लिक्विड, जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो क्या कहलाएगा, आपका सॉल्यूट कहलाएगा, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। तो देखें बाइनरी लिक्विड को आप तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। बाइनरी लिक्विड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। आपको ये बताना है कि लिक्विड और लिक्विड जो है कंपोनेंट बाइनरी लिक्विड 3 टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला एक ऐसा लिक्विड जो ऑल प्रोपोर्शन में मिक्स है, जो क्या है, सारे प्रोपोर्शन में मिक्स है, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट मिक्सेबल लिक्विड। कंप्लीटली मिक्सेबल लिक्विड, पहला क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीटली मिक्सेबल लिक्विड। सेकंड आपका आ जाएगा कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली मिक्स नहीं होते बट थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में वो क्या होते हैं, मिक्सेबल होते हैं। ऐसे लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल मिक्सेबल लिक्विड। और ये इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में दिया ही हुआ है इसके बाद का जो टॉपिक है, एक्सप्लेन अबाउट द पार्शियल मिक्सेबल लिक्विड। पार्शियल मिक्सेबल लिक्विड को हम कॉन्जुगेट लिक्विड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट सिस्टम, कॉन्जुगेट सिस्टम भी बोलते हैं। फिर हम तीसरी बात करें आपका थर्ड, तो ऐसे लिक्विड भी होंगे जो क्या होंगे,
इमिसिबल लिक्विड होंगे, जो आपस में मिक्स्ड ही ना हो। ठीक, अब किन किन पॉइंट्स के तहत हमको इसमें ये चीजें बतानी है। तो कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड क्या होंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? लिक्विड दैट आर मिसिबल इन ऑल प्रोपोर्शन, वो लिक्विड जो हर एक प्रोपोर्शन में क्या है, मिक्स्ड हो जाएंगे, वो लिक्विड क्या कहलाते हैं आपके? बाइनरी लिक्विड। तो एक्सप्लेन क्या करोगे बाइनरी आपके कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड में? लिक्विड व्हेन दे आर कंबाइंड, ठीक है ना, लिक्विड जब उनको कंबाइन करते हैं तो दे आर मिसिबल इन ऑल प्रोपोर्शन। ऑल प्रोपोर्शन में क्या होते हैं? मिक्स्ड हो जाते हैं। ठीक, और इनमें क्या आ जाएगा आपका? लिक्विड पार्शियली गेट मिसिबल। जैसे हमने मान के चलो दो लिक्विड को मिक्स किया, यहां पर क्या हो जाएंगे? वो कंप्लीटली मिक्स्ड होके एक फेज बना लेंगे। यहां पर क्या होगा आपका? यहां पर कुछ लिक्विड अलग होगा, यहां दूसरा होगा, सेंटर में क्या होगा? वो पार्शियली मिसिबल होगा। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? यहां जहां पर पार्शियल मिसिबल है इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट सिस्टम। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट सिस्टम। फिर आपका इमिसिबल लिक्विड में क्या हो जाएगा? दे आर इमिसिबल इन ऑल प्रोपोर्शन। प्रैक्टिकली क्या होंगे? दे आर मिसिबल इन ऑल, सॉरी, इमिसिबल इन ऑल प्रोपोर्शन, वो मिक्स नहीं होंगे। एक लेयर यहां होगी, एक लेयर यहां होगी। ऐसे लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? इमिसिबल लिक्विड और हेटेरोजेनस। इसमें आप एक चीज पढ़ेंगे, इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, इसके बाद जो सबसे आपका आखिरी टॉपिक वहां पर आपको इसके बारे में पढ़ना है। यहां पर आप क्या पढ़ोगे? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्या पढ़ोगे? कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट कहां होगी? जहां पर दो पार्ट होंगे ना, कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट कहां होगी? तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम कहां पढ़ेंगे? यहां पर। ठीक, यहां पर आप सेकंड क्या करेंगे? एग्जांपल्स दे देंगे। फर्स्ट आपने क्या बताया कि कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड क्या होंगे? जो ऑल प्रोपोर्शन में क्या होंगे? मिक्स्ड हो जाएंगे। पार्शियल मिसिबल लिक्विड क्या होंगे? पार्शियली मिसिबल होंगे, मतलब पूरे पूरे मिक्स नहीं होंगे और इमिसिबल भी नहीं होंगे, लेकिन कुछ अमाउंट में वो आपस में क्या होंगे? मिक्स्ड होंगे। और उस एरिया को जहां पर ये मिक्स्ड होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? ठीक, फिर इमिसिबल लिक्विड क्या हो जाएंगे? कंप्लीटली इमिसिबल। इमिसिबल लिक्विड में आप क्या एक्सप्लेन करेंगे आने वाले समय में? अभी जब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में आप किस चीज के बारे में बताएंगे? इमिसिबल लिक्विड के बारे में बताएंगे। पार्शियल मिसिबल लिक्विड में क्या होता है आपका? कॉन्जुगेट सिस्टम बनाते हैं। सेकंड आप एक एग्जांपल दे देंगे, इसमें एग्जांपल दे देंगे आप अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल एंड वाटर, यहां पर आप एग्जांपल दे देंगे फिनॉल एंड वाटर। फिनॉल एंड वाटर ये हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है ना। फिनॉल एंड वाटर का जो पार्शियल मिसिबल लिक्विड का इसका प्रैक्टिकल भी हम करेंगे। ठीक, फिर इमिसिबल लिक्विड का भी प्रैक्टिकल हम करेंगे। इसमें एग्जांपल आ जाएगा आपका बेंजीन एंड वाटर। बेंजीन एंड वाटर, बेंजीन और वाटर को हम मिलाएंगे तो क्या होगा? वाटर की लेयर अलग हो जाएगी, बेंजीन की लेयर क्या होगी? अलग हो जाएगी। फिर आप तीसरी चीज, एक और चीज बता देंगे, इंटरैक्शन। तीसरी चीज क्या बताएंगे? इंटरैक्शन। इंटरैक्शन की बात करें तो इंटरैक्शन में आपको दो फोर्सेस के बारे में एक्सप्लेन करना है। इंटरैक्शन में क्या करेंगे? एक आपका एडिसिव फोर्स, क्या? एडिसिव फोर्स, और दूसरा क्या होगा? कोहेसिव फोर्स। तो एडिसिव फोर्स क्या होता है? जैसे मान के चलो इसमें दो लिक्विड है ए और बी। कितने लिक्विड है? ए और बी, दो लिक्विड है। तो ए और ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या कहलाता है? कोहेसिव फोर्स। क्या कहलाता है? कोहेसिव फोर्स। और बी और बी के बीच में भी जो इंटरैक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? कोहेसिव फोर्स। अब ए और ए के बीच में यदि इंटरैक्शन स्ट्रांग है और बी के बीच में इंटरैक्शन स्ट्रांग है तो क्या मिसिबिलिटी होगी? नहीं। फॉर कंप्लीट मिसिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? ए और बी के बीच में जो इंटरैक्शन है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। देयर शुड बी द मतलब क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज हायर देन ए एंड ए और बी और बी। बी और ए और ए के बीच में जो इंटरैक्शन है, बी और बी के बीच में जो इंटरैक्शन है, उससे ज्यादा इंटरैक्शन ए और बी के बीच में, तभी तो ये इजीली मिक्स्ड हो गया ना, या उसके इक्वल में हो। आ रहा समझ में? मतलब आपके दो लिक्विड हैं, वो आपको आपस में मिक्स होना है, तो इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन क्या होना चाहिए? ए और बी से ज्यादा होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए, तभी क्या होगा? वो मिक्स
इसमें क्या होगा, इंटरेक्शन ए और बी के बीच में लेस होता है, कम होता है, देन ए और बी के बीच में। यहाँ पर हम इंटरेक्शन की बात करें तो कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता है, ए और ए अपने अलग फेज में रहेंगे, बी और बी अपने अलग फेज में रहेंगे। तो हम इस तरीके से इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले कैसे बता सकते हैं, सबसे पहले तो हम बता देंगे कि जो दो बाइनरी लिक्विड होते हैं वो तीन तरीके के हो सकते हैं, कंप्लीटली मिसिबल, पार्शियल मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड। क्या आपसे पूछा गया एग्जाम में सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, तो लिक्विड और लिक्विड आपस में कैसे हो सकते हैं, कंप्लीटली मिक्स भी हो सकते हैं, पार्शियल मिक्स भी हो सकते हैं, और तीनों को आपको पढ़ना है। किसको पढ़ना है, तीनों को पढ़ना है। अब हम पढ़ते हैं कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड के बारे में, जिसके बारे में राउट लॉ एक्सप्लेन करना है। किसके बारे में, अच्छा, पार्शियल मिसिबल लिक्विड के बारे में एक चीज और मैं बता दूं, इनमें आप और एक और चीज पढ़ेंगे, CST। क्या पढ़ेंगे, CST। क्या है CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। CST क्या है, हाँ, वेरी गुड, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। क्या है ये, कभी आपसे पूछ लिया जाए कि क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है। क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर में पार्शियल मिसिबल लिक्विड कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। पार्शियल, जैसे आपका फिनॉल एंड वाटर, ये पार्शियली मिसिबल लिक्विड है, लेकिन वो एक टेम्परेचर जिसमें ये दोनों कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ये आपके सिलेबस में भी है, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर को एक्सप्लेन करें, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। इसको हम लोग जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर और पार्शियल मिसिबल लिक्विड के बारे में डिटेल। समझ में आया क्या क्या बताना है आपको, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड में, कि आपको बाइनरी लिक्विड क्या होते हैं, बाइनरी लिक्विड क्या होते हैं, फिर बाइनरी लिक्विड कितने टाइप के हो सकते हैं, लिक्विड और लिक्विड की सॉल्युबिलिटी कैसी हो सकती है, कंप्लीटली मिसिबल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वेरी। अब फिर यहां से आपको राउट लॉ को भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। अब हम एक्सप्लेन क्या करेंगे, राउट लॉ। यहां पर आप डिफरेंस पढ़ेंगे बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। जैसे हेनरी ने किस चीज के बारे में रिलेशनशिप बताई, आपका जो गैस की सॉल्युबिलिटी और उसके प्रेशर के बारे में बताई, गैस की सॉल्युबिलिटी के बारे में बताई और उसके प्रेशर के बारे में बताई। डाल्टन ने क्या बताया, उसका मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर। तो राउट लॉ को एक्सप्लेन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी और कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। मान के चलो हमारे पास में क्या है, एक सिस्टम, क्या है, सिस्टम। आपको ये एक्सप्लेन भी करना है एग्जाम में, ठीक है ना। आपके पास में एक सिस्टम है, या आप इसको बोल सकते हैं क्लोज्ड वेसल। क्या है, एक आपके पास में मान के चलो कोई सिलेंडर है, कोई भी चीज है ना, ये क्लोज्ड है। क्या है, क्लोज्ड है, और इसमें दो लिक्विड फिल्ड, क्या है, दो लिक्विड भरे हुए हैं, और जो कि क्या है आपस में कंप्लीटली मिक्स है, जो कि क्या है आपस में कंप्लीटली मिक्स है। तो जब हम इनको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या होंगे, ये वेपर करेंगे, वेपर इनकी बनेगी, क्या बनेगी, वेपर। तो ये वेपर फेज में कन्वर्ट होंगे, तो क्या करेंगे, ये कोई भी लिक्विड जब वेपर फेज में कन्वर्ट होता है तो क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा ना। आपका क्लोज्ड वेसल में क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा। तो राउट लॉ ने क्या किया, इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया कि जब दो लिक्विड को हम मिक्स करते हैं तो उनका वेपर प्रेशर जनरेट होगा, और वेपर प्रेशर जनरेट होने के कारण वो क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा। तो उसका मेजरमेंट क्या किया, किसने किया, राउट ने बताया। उसको ध्यान में रखते हुए उसने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में क्या बताया, डिफरेंशिएशन बताया। आ रहा समझ में, क्या किया राउट ने, दो मिसिबल लिक्विड लिए, दो मिसिबल लिक्विड को क्या किया उसने, मिक्स किया। अब दो लिक्विड है तो एक लिक्विड का मोल फ्रैक्शन अलग रहेगा, दूसरे का मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन समझ रहे हो, नंबर ऑफ उसके मोल,
मतलब उसमें मोल की संख्या कितनी है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो राउल्ट लॉ ने क्या चीज बताया, अब जैसे मान के चलो आपका ये एक लिक्विड के वेपर है, ये दूसरे लिक्विड के वेपर है, तो दो लिक्विड है आपके, तो हम इसको कैसे बताएंगे कि इसका एक अपना वेपर प्रेशर होगा और बी का अपना एक वेपर प्रेशर होगा। आ रहा समझ में? मतलब आपको राउल्ट के नियम को बताने के लिए आपको वेपर प्रेशर और लिक्विड को कन्वर्ट करके वेपर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना। तो इसने किस चीज के बारे में बताया, वेपर प्रेशर के बारे में। किसके बारे में बताया? तो जैसे हम बात करते हैं हेनरी में, उसने किस चीज के बारे में बताया, प्रेशर के बारे में और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के बारे में। किसके बारे में बताया? सॉल्युबिलिटी के बारे में, और गैस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो राउल्ट ने रिलेशनशिप किस चीज के बारे में बताया, दो मिक्सेबल लिक्विड में जब हम उनको मिक्स करते हैं तो उनका वेपर प्रेशर, ठीक है ना, एंड मोल फ्रैक्शन के बारे में रिलेशनशिप बताया। किसके बारे में? मोल फ्रैक्शन और उसके वेपर प्रेशर के बारे में। अब क्या होगा, हर एक लिक्विड का क्या होगा, वेपर प्रेशर अलग अलग होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पार्शियल। तो आपको समझ में आया पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है और मोल फ्रैक्शन क्या है। ये दो चीजें समझ में आएंगी आपको, तभी राउल्ट लॉ आपको हमेशा याद रहेगा। आ रहा समझ में? ये हाँ या नहीं तो बोलो। हैं? सुबह से भूख लगाई क्यों? पढ़ने की भूख लगनी चाहिए। किसकी भूख लगनी चाहिए? तो राउल्ट लॉ ने क्या बताया, राउल्ट लॉ ने राउल्ट लॉ एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। राउल्ट लॉ ने क्या किया, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, व्हाट इज राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ ने क्या बताया, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड को एक्सप्लेन किया। तो लिक्विड और लिक्विड में सॉल्युबिलिटी में राउल्ट लॉ ने एक्सप्लेन क्या किया, उसने उसके पार्शियल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताई। तो राउल्ट लॉ एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। आपसे कोई भी पूछेगा व्हाट इज राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ ने क्या एक्सप्लेन किया, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। लिख लो इसको, राउल्ट लॉ एक्सप्लेन क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। राउल्ट लॉ ने क्या एक्सप्लेन किया, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल वेपर प्रेशर समझ में आया, जब हम लिक्विड को क्या करेंगे, हीट करेंगे दो मिक्सेबल लिक्विड को, तो इनकी वेपर बनेंगी। इनकी क्या बनेंगी, वेपर बनेंगी, और उन वेपर के कारण प्रेशर जनरेट होगा। उन वेपर के कारण क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा, उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। लेकिन दो लिक्विड है अलग अलग, तो हर एक का एक पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, हर एक का क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। और उस पार्शियल वेपर प्रेशर को इसने किससे कोरिलेट किया, मोल फ्रैक्शन से, और एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दी, ठीक है ना। तो उसने कहा फॉर लिक्विड 1 के लिए पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है, P1। उसने ये कहा पार्शियल वेपर प्रेशर P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन X1। आया समझ में? राउल्ट ने ये कहा कि जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन किसी लिक्विड का ज्यादा होगा, उसका उतना ज्यादा क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। ये इसने बताया कि जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो क्या करेगा, ज्यादा। सिंपल सी यदि हम बात करें, जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा। बस इतनी चीज बताई इसने, राउल्ट लॉ ने, कि यदि हम लिक्विड 1 की बात करें तो लिक्विड 1 का P1, आपको ये एक्सप्लेन करना है, P1 क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A। मान के चलो लिक्विड A हम बात कर रहे हैं, इस तरीके से आप डिजाइन करेंगे, इसको एक्सप्लेन भी करना एग्जाम में। तो आपको ये P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1 समझ में आया। अब मान के चलो हम ये बात करते हैं कि जो आपका लिक्विड था वो अभी दो लोग थे साथ में, उनका पार्शियल वेपर प्रेशर तो है ही है, उनके कारण एक वेपर प्रेशर लग रहा है। लेकिन मान के चलो हम ग्रुप B को हटा देते हैं, तो जो ग्रुप A है, टीम A है, उसका खुद का अपना भी तो एक प्रेशर होगा ना, उसकी खुद की तो एक ताकत होगी ना। तो हम उसका क्या बोलेंगे, उसकी प्योर कैपेबिलिटी, क्या बोलेंगे उसकी। तो लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर है, लेकिन उसका खुद का भी तो प्योर का भी वेपर प्रेशर होगा ना। समझ में आ रहा है? लिक्विड, जो दो लिक्विड आपस में मिक्स्ड हैं, तो हमने कहा पार्शियल वेपर प्रेशर
ए का और पार्शियल वेपर प्रेशर बी का। जब वो दो लोग आपस में है, लेकिन दो लोग आपस में नहीं है, तो लिक्विड ए का खुद का तो प्योर वेपर प्रेशर होगा ना कुछ। आपस में मिक्स होने के बाद में उसका वेपर प्रेशर कितना है हम नहीं मानना, लेकिन उसका खुद का भी प्योर वेपर प्रेशर होगा। तो इसको आगे जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 A1 will be partial vapor pressure is equal to the pure vapor pressure। इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इनटू आपका मोल फ्रैक्शन। मतलब आपका जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A है दैट वुड बी इक्वल टू द पार्शियल प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। ये राउल्ट लॉ ने बताया है यहाँ पर कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है कंपोनेंट A का दैट वुड बी इक्वल टू द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो कभी आपसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A है वो किसके इक्वल होता है, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है इनको आपको थ्योरेटिकल भी एक्सप्लेन करना है। P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, मतलब आपका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन। दैट वुड बी इक्वल टू द पार्शियल वेपर प्रेशर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें उसका जो प्योर वेपर प्रेशर है वो भी इंक्लूड है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 P1 वुड बी इक्वल टू मोल पार्शियल वेपर प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कंपोनेंट A एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। याद रखना इसको। आया समझ में यहाँ पर, ये हुई कंपोनेंट 1 के लिए, लेकिन हमारे पास में कितने कंपोनेंट हैं, 2 कंपोनेंट हैं। तो कंपोनेंट B के लिए क्या हो जाएगा, ये जो आपका P1 है ये क्या हो जाएगा, P2 क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू x2, है ना। कंपोनेंट B का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है दैट आल्सो बी द प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका भी प्योर वेपर प्रेशर होगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आ रहा समझ में ये। फिर यहाँ पर क्या किया, ये तो इसने राउल्ट ने बताया, लेकिन डाल्टन ने भी एक पार्शियल वेपर प्रेशर का नियम दिया हुआ है। डाल्टन ने वहां पर भी एक छेड़खानी की थी हेनरी लॉ के साथ में, और डाल्टन ने यहाँ भी अपनी जो एक्सप्लेनेशन दिया। तो राउल्ट ने डाल्टन लॉ का सपोर्ट लेकर अपने लॉ को आगे एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। तो हमको यहाँ तक क्या किया, हमने एक्सप्लेन कर दिया राउल्ट लॉ के बारे में। यहाँ तक कोई डाउट, ये आपका A का हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर और B का पार्शियल वेपर प्रेशर, ऐसा तो हो गई होगा। और जो किसके प्रोपोर्शनल में है, डायरेक्टली उसकी मोल की संख्या के ऊपर, मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा किसी कंपोनेंट का, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। और फिर उसने आगे उसको एक्सप्लेन करते हुए ये कहा जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो उसके इक्वल होगा किसके, प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के मल्टीप्लाइड उसका मल्टीप्लिकेशन विद द मोल फ्रैक्शन। 1 के लिए बात हो गई, वैसी बात सेकंड के लिए हो गई। फिर आगे जो है राउल्ट क्या करता है, डाल्टन्स लॉ के सपोर्ट में करता है। डाल्टन्स लॉ ऑफ गैस क्या कहता है, ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। क्या, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन ने क्या कहा है, ये तो डाल्टन ने एक्सपेरिमेंट करके बताया, हमें क्या करना है, याद रखना है। हमें कुछ थोड़ी ना डाल्टन एंड राउल्ट बनना है, बनना है क्या, क्यों श्रेया है। डाल्टन ने क्या कहा कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा, डाल्टन ने ये कहा जब कई सारे कंपोनेंट आपस में मिक्स हैं तो जो उसका टोटल वेपर प्रेशर होगा वो इक्वल होगा उसमें जितने भी कंपोनेंट हैं, मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3 जितने भी कंपोनेंट है उसके क्या होगा, इक्वल होगा। ये किसने एक्सप्लेन किया, डाल्टन ने एक्सप्लेन किया। किसने एक्सप्लेन किया, डाल्टन ने। डाल्टन ने क्या, राउल्ट ने क्या किया, राउल्ट ने डाल्टन्स लॉ को सपोर्टिव में लेके उसने अपने लॉ को ये बोला कि इसके अकॉर्डिंग P टोटल क्या हो जाएगा, P total would be equal to the partial vapor pressure of P1 plus partial vapor pressure of P2। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P total would be equal to P1 प्लस, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब P1 प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 वुड बी इक्वल टू द टोटल वेपर प्रेशर। मतलब राउल्ट लॉ ने फाइनली ये कहा कि जो टोटल वेपर प्रेशर है, यहीं से आपको आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस समझ में आएगा लिक्विड में।
राउट ने फाइनली ये कहा कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा, ठीक है ना, दैट वुड बी द सम ऑफ देयर पार्शियल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट सिस्टम वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2। ये किसने कहा? राउट ने। तो राउट ने क्या किया? एक फेज डायग्राम भी बनाया। क्या बनाया? फेज डायग्राम। तो आपको एक्सप्लेन क्या करना है राउट लॉ में? पूरा आपको एक सिस्टम बनाना है। सिस्टम में दो कंपोनेंट है जो मिक्स है। जब हम उसको हीट करेंगे तो क्या वेपर प्रेशर जनरेट होगा। हर एक लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा जिसको हम बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर में उसने क्या कहा? पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना। फिर पार्शियल वेपर प्रेशर को उसने क्या बोला? ये इक्वल होगा उसकी प्योर वेपर प्रेशर के प्लस इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। फिर उसने क्या किया? दोनों कंपोनेंट का एक्सप्लेनेशन दे दिया। फिर उसने किस रूल का सपोर्ट लिया? डाल्टन। डाल्टन क्या कहता है? किसी गैस का जो पार्शियल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर होता है, वो उसके पार्शियल वेपर प्रेशर का सम होता है। तो उसने क्या किया? अपने लॉ को उसमें मर्ज कर दिया और उसने फाइनल लॉ क्या बताया लिक्विड्स के बारे में? उसने ये कहा कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा? सम होगा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2। यहां तक समझ में आया? एक्सप्लेन कर दोगे? नहीं सर, कौन बोल रहा है? फिर एक फेज डायग्राम बता दो। देखो फेज डायग्राम में क्या करेंगे आप? मान के चलो आपका P1 और P2 लिक्विड है ना, आपका जो है कंपोनेंट है ये यहाँ पर, इसका पार्शियल वेपर प्रेशर ये है, ठीक है ना, और आपका सेकंड लिक्विड है, इसका पार्शियल वेपर प्रेशर ये है। मतलब दोनों लिक्विड का जरूरी थोड़ी ना एक साथ, अलग अलग भी हो सकता है। तो इसने क्या कहा? जो आपका P1 है और जो P2, इसका जब हम सम की बात करते हैं तो टोटल क्या होगा? P टोटल इस तरीके से आएगा राउट लॉ के अकॉर्डिंग। राउट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? जो टोटल वेपर प्रेशर वो क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए किसका? तो जो इस तरीके से फॉलो करते हैं, इस तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन देते हैं जब दो लिक्विड को मिक्स किया जाता है, तो हम बोलते हैं वो आइडियल सॉल्यूशंस है। वो क्या होते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। इसके बारे में हम और अभी डिस्कस करेंगे कि प्रेशर में किस तरीके से चेंज आता है, ठीक है ना। तो जो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, यदि प्रेशर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है तो ये क्या कर रहे हैं? डेविएट हो रहे हैं। राउट लॉ से क्या हो रहे हैं? डेविएट हो रहे हैं। मतलब राउट लॉ से क्या कर रहे हैं? दो मिक्स लिक्विड है, यदि एक्सपेरिमेंटिकली हमने उनका वेपर प्रेशर निकाला और P टोटल जो है सम आ रहा है, P1 पार्शियल वेपर प्रेशर और P2 के, तो वो लिक्विड क्या करेंगे? आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे एज पर द राउट लॉ। और जो जिनका इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है, उनका जो मिक्स करने के बाद में तो P टोटल ज्यादा आ रहा है या तो कम आ रहा है, वो क्या कहलाएंगे? आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन और रियल सॉल्यूशंस कहलाएंगे। तो आपसे कोई पूछेगा आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो आइडियल सॉल्यूशंस पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो राउट लॉ को फॉलो करते हैं। जो क्या करते हैं? राउट लॉ को फॉलो करते हैं, या राउट लॉ को क्या करते हैं? मतलब इसका जो P टोटल हो जाएगा, P टोटल क्या होगा राउट लॉ में? P1 प्लस P2। P टोटल जो है आपका प्रेशर, जो पार्शियल वेपर प्रेशर P टोटल है, वो सम होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2। आया समझ में? अब आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन या रियल सॉल्यूशन क्या कहता है? तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा। पहला पॉइंट आपको आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंशिएट करने का क्या हो जाएगा? आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो राउट लॉ को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, उसको ऑबे करते हैं। नॉन आइडियल क्या होते हैं? जो राउट लॉ को डिसऑबे करते हैं, मतलब उस राउट लॉ को फॉलो नहीं करते। तो राउट लॉ को फॉलो नहीं करने के अनुसार ये लिक्विड कितने टाइप के हो जाएंगे? दो टाइप के हो जाएंगे। क्योंकि हमने क्या बोला? जो P टोटल है, एक हमको हो सकता है दो लिक्विड को मिक्स करने में ज्यादा ही वेपर प्रेशर मिले, वेपर प्रेशर क्या मिले? ज्यादा मिले, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डाइल्यूशन। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डाइल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन आपके, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशंस आपके दो टाइप के हो सकते हैं। एक वो जिनको मिक्स करने में क्या होगा? जब उनको मिक्स करेंगे तो हमको P टोटल ऐसा मिलना चाहिए था, लेकिन ये क्या मिलेगा? हमको बढ़ के मिलेगा। P टोटल क्या होगा? हमको बढ़ के मिलेगा। तो ये क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डाइल्यूशन। मतलब इसमें जो P टोटल है वो क्या होगा? ज्यादा होगा P1 प्लस P2।
एक कंडीशन ऐसी हमको मिलेगी। दूसरा इसमें हमको क्या बताना है, आइडियल सॉल्यूशन जो क्या कर रहा है, राउट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। क्या कर रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। इसमें क्या होगा, जब हम दो कंपोनेंट को मिक्स करेंगे तो उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, जो पी टोटल है वो क्या होगा, कम मिलेगा। वेपर प्रेशर क्या होगा, कम मिलेगा। अब क्वेश्चन ये कि ऐसा क्यों होगा, तो आपको सेकंड पॉइंट इसमें क्या बताना है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में इंटरएक्शन के बारे में। पहली चीज क्या बताना है आपको, प्रेशर, टोटल प्रेशर के बारे में। पहला डिफरेंस किसके बारे में बताना है, टोटल प्रेशर के बारे में। बोलो ना, किसके बारे में बताना है, टोटल प्रेशर के बारे में। राउट लॉ में आइडियल सॉल्यूशंस को जो फॉलो करते हैं उसमें टोटल प्रेशर क्या होगा, P1 प्लस P2 सम होगा। लेकिन नॉन आइडियल में ऐसा नहीं होगा, वो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ज्यादा होगा तो लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर को पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव डेविएशंस होगा, और कम होगा तो दूसरा पॉइंट हम बताएंगे इंटरएक्शन के बारे में। यदि हम इंटरएक्शन की बात करें तो किस तरीके का इंटरएक्शन होगा बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के बारे में। देखो आपका A और A और B और B के बीच में क्या होगा, इंटरएक्शन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो ये इंटरएक्शन वुड बी इक्वल टू A एंड B, मतलब जितना A और A के बीच में इंटरएक्शन है, B और B के बीच में इंटरएक्शन है, उतना ही A और B के बीच में इंटरएक्शन क्या होगा, इक्वल होगा। इस कारण से इनमें क्या हो रहा है, हमको डेविएशन देखने को नहीं मिलता। अब इनमें हमको क्या बताना है, इंटरएक्शन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसमें इंटरएक्शन में A और A के बीच में इंटरएक्शन हो रहा है, यहाँ पर B और B के बीच में इंटरएक्ट होगा। अब मान के चलो हम इनको हीट कर रहे हैं, और इनका वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब ज्यादा मिल रहा है। मतलब क्या हो रहा है, इन दोनों के मिलने से, मतलब यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में जो इंटरएक्शन है, A और A के बीच में और B और B के बीच में, ये क्या है, कम होगी कि ज्यादा होगी, कम हो जाएगी ना। A और A के बीच में जो इंटरएक्शन है और B और B के बीच में जो इंटरएक्शन है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो क्या होगा, नहीं उल्टा होगा, A और B के बीच में इंटरएक्शन ज्यादा होगा। एक मिनट उसको देख लेते हैं, A और B के बीच में इंटरएक्शन क्या हो जाएगा, कम होगा। A और B के बीच में इंटरएक्शन क्या होगा, कम होगा। मतलब देखो पहले A और A आपस में बॉन्ड से क्या हुए थे, पकड़े हुए थे, और B और B आपस में बॉन्ड से पकड़े हुए थे। दो लिक्विड को मिक्स किया तो A और B आपस में पकड़ के बैठे एक दूसरे को, तो इनके बीच में बॉन्ड जो बनेगा वो इंटरएक्शन क्या होगा, कम होगा। कम होने से क्या होगा, जैसे हम हीट देंगे ये क्या होंगे, प्रेशर को बढ़ा देंगे, ये चीज। तो इसमें आपको इंटरएक्शन में क्या बताना है, A और B के बीच में जो इंटरएक्शन है वो क्या होगा, वीक होगा। A और B के बीच में पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, इंटरएक्शन कम होगा। यहाँ पर क्या होगा, इक्वल होगा। A और B के बीच में इंटरएक्शन क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पर A और B के बीच में इंटरएक्शन क्या होगा, कम होगा। A और B के बीच में इंटरएक्शन कम होगा, जैसे हम उसको हीट देंगे वो वेपोराइज होने लगेगा, उसका वेपर प्रेशर पॉजिटिव हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा, A और B के बीच में इंटरएक्शन ज्यादा होगा। ज्यादा होने के कारण मॉलिक्यूल आपस में, A और B आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को ज्यादा ताकत से पकड़ लेंगे। जब हम हीट अप्लाई करेंगे तो इजीली एक दूसरे को ब्रेक नहीं करेंगे, तो वेपर नहीं बनेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर उसका कम हो जाएगा। ये सेटिंग से बताना, ठीक। फिर हम बात करते हैं तीसरा डिफरेंस आपका डेल एच। डेल एच क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी। मतलब आपका जो एनर्जी जो है, इसकी कोई एनर्जी में कोई चेंज आएगा क्या इसमें, तो इसमें क्या होता है, नो चेंज इन एनर्जी। मतलब डेल एच की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक। फिर हम बात करते हैं नॉन आइडियल। तो नॉन आइडियल में क्या होता है, आपकी जो डेल एच होती है, डेल एच क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी आपके आइडियल सॉल्यूशंस में। यदि हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो डेल एच क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। और यहां पर क्या होगा, डेल एच यहां पर क्या होगी, कम हो जाएगी। डेल एच क्या हो जाएगी, यहां पर कम हो जाएगी। यहां पर डेल एच की वैल्यू क्या होगी, मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं एनर्जी इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहां पर क्या होगा, डेल एच की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव, यहां पर डेल एच की वैल्यू नेगेटिव। फिर ऐसे ही चौथा पॉइंट हम आइडियल और नॉन आइडियल में बताएंगे।
क्या इनके वॉल्यूम में कोई चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा। और पॉजिटिव डेविएशन वाले में क्या होगा? डेल V की वैल्यू ज्यादा और यहाँ पर डेल V की वैल्यू कम। ये 4 पॉइंट्स में आपको डिफरेंस बताना आइडियल और नॉन आइडियल। जब हम दो लिक्विड को मिक्स करते हैं तो उसके प्रेशर में किन 4 पॉइंट को याद रखना है? टोटल प्रेशर में क्या इम्पैक्ट पड़ता है? आइडियल का क्या होता है? सम होता है P1 और P2 का। इसमें ऐसा नहीं होता है, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। ज्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन, कम होगा तो फिर आपका इंटरेक्शन की बात करें तो A और B के बीच में इंटरेक्शन क्या होगा? इक्वल होगा। जितना A और A के बीच में होता है B और B के बीच में होता है, दैट वुड बी इक्वल टू A एंड B के बीच में इंटरेक्शन। फिर हम बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन में A और B के बीच में इंटरेक्शन कम होगा, इसलिए वो जल्दी वेपोराइज हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करें A और B के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होगा, A और B और B की तुलना। तीसरा पॉइंट हम बताएंगे डेल H में कोई चेंज होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी। डेल V में कोई चेंज होगा क्या आइडियल में? तो ये सारे राउट, ये जो पॉइंट है ये सारे राउट लॉ के, तो राउट लॉ को एक्सप्लेन करना होगा। तो राउट लॉ में क्या होता है? जब दो लिक्विड मिक्स होते हैं तो ये चीजें आपकी नहीं बदलती हैं, ठीक है ना, और प्रेशर, टोटल प्रेशर बराबर। अब याद रहेगा? अच्छे से याद रहेगा कि नहीं? तो राउट लॉ को एक्सप्लेन कर देंगे एग्जाम में। हेनरी लॉ को, राउट लॉ ने क्या बताया? पार्शियल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन बताया। उसने क्या कहा? मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उसके मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो, लेकिन ये कंडीशन किसके लिए बताई राउट लॉ ने? जब दोनों लिक्विड क्या हो? वोलेटाइल लिक्विड। राउट लॉ किसके लिए है? जब दोनों लिक्विड आपके वोलेटाइल हो। यदि दूसरा लिक्विड वोलेटाइल है ही नहीं, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? बनेगा ही नहीं ना, उसकी वेपर्स ही नहीं बनेंगी। यदि लिक्विड आपका नॉन वोलेटाइल है तो क्या होगा? आपका लिक्विड यदि नॉन वोलेटाइल है तो क्या होगा? नॉन वोलेटाइल लिक्विड में राउट लॉ क्या बताता है? किसी लिक्विड में जो है यदि नॉन वोलेटाइल कंटेंट हो या कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड कर दें तो आपने पढ़ा होगा ना, उनकी वेपर्स क्या हो जाएंगी? कम बनेगी, तो उसका प्रेशर कम होगा। यदि ये पॉइंट कभी पूछा जाए तो उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज समझ में यहाँ तक कौन से 4 पॉइंट हमको आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंशिएट करने हैं? पहला पॉइंट किसके बारे में ध्यान रखना है? टोटल प्रेशर। दूसरा पॉइंट इंटरैक्शन। तीसरा पॉइंट डेल H, मतलब क्या एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। चौथा पॉइंट वॉल्यूम में कोई चेंज होगा क्या? नहीं। इसके आधार पर क्या होता है? जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, एजियोट्रॉप्स करके मिक्सचर्स आपके बनते हैं, ठीक है ना। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं ये पूछा जाएगा, आपके सिलेबस में नहीं दिया है। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? सुना है पहले कभी? कोई बताएगा एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? मालूम है या नहीं? ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कवर करेंगे, लेकिन फिर भी याद रख लो, क्या पता नेक्स्ट क्लास तक में आधे ज्यादा बच्चे ना आ रहे तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, अब एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऐसे लिक्विड होते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, दो लिक्विड को मिक्स करते हैं। समझे? यहाँ पर जब हम दो लिक्विड को मिक्स करते हैं तो हमको जब लिक्विड को सेपरेट करना होता है तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी वेपोराइज हो जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो क्या होगा? जल्दी वेपोराइज हो जाएगा, और उसको हम अलग कर सकते हैं। यदि हमको दो लिक्विड को अलग अलग करना हो तो डिस्टिलेशन एक मेथड होती है ना। डिस्टिलेशन मेथड में क्या करते हैं? जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम है, कम टेम्परेचर में जल्दी बॉइल होके क्या होगा? वेपर में बन के वो अलग हो जाएगा, हम उसको सेपरेट कर लेंगे। तो एजियोट्रॉप्स मिक्सचर ऐसे होते हैं जिनमें वो जब लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड दो सिस्टम, तो भी वो अलग नहीं होंगे। जब वो वेपर में बनेंगे तो भी उसमें से अलग नहीं हो सकता। जब दो लिक्विड क्या है? वेपर फेज में है, तब भी वो दो लिक्विड अलग अलग नहीं हो रहे हैं, मतलब डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है। ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप्स। ऐसे मिक्सचर्स को क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स भी बोल सकते हैं। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है? जैसे कि आपने देखा होगा 95% एल्कोहल। 95% एल्कोहल मतलब क्या है? एक तरीके का एजियोट्रॉप्स। क्या है? मतलब ये 95% एल्कोहल एक ऐसा एल्कोहल है जिसमें 5% वाटर रहेगा ही रहेगा, और उसको आप कोई मेथड से अलग नहीं कर सकते।
95% एल्कोहल एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें 5% एल्कोहल क्या है, हमेशा रहेगा ही, उसको हम कोई भी मेथड से अलग नहीं कर सकते। आपका जब 95% एल्कोहल लिक्विड फॉर्म में भी रहेगा तो भी उसमें अल्कोहल वाटर रहेगा इतनी क्वांटिटी में, जब वो वेपोराइज होगा तो 95% एथेनॉल ही होगा वो वेपोराइज, उसमें वाटर 5% कोई भी कीमत में अलग नहीं किया जा सकता। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप। तो ऐसे कई मिक्सचर्स होते हैं जो क्या होते हैं, जैसे बात करें एथेनॉल, एल्कोहल, एल्कोहल क्या होगा, जल्दी वेपोराइज हो जाता है, वाटर क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस में वेपोराइज होता है। लेकिन ये मिक्सचर ऐसा है जो बहुत कम टेम्परेचर में वेपोराइज हो जाएगा, इसमें वाटर है उसके बावजूद, तो ये कहलाते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्या कहलाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। कोई आपसे पूछेगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होगा, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होंगे, कौन से लिक्विड होंगे जो राउट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दे रहे हैं, राउट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन देते हैं, वो कौन से लिक्विड कहलाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और जो राउट लॉ से क्या करेंगे, आपका जिनका क्या होगा, दो लिक्विड को मिक्स करने में, दो लिक्विड को मिक्स करने में क्या होगा, ये एजियोट्रॉप्स वाला लेक्चर जो मैं ये अपलोड करूंगा तो उसके साथ में एक लिंक शेयर कर दूंगा उसी में नीचे, तो आपको ये एजियोट्रॉप्स वाला पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी दो लिक्विड ऐसे भी होते हैं, नाइट्रिक आपका एसिड वाला सिस्टम ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, आपका वाटर भी मिक्स्ड होता है लेकिन उनका बॉन्डिंग बहुत ज्यादा बंधी हुई होती है, तो वो क्या कहलाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। एक होते हैं मिनिमम एजियोट्रॉप्स और एक क्या होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग। मिनिमम बॉइलिंग मतलब कम टेम्परेचर में भी वेपोराइज हो जाएगी, आया समझ में। अच्छा, हमने पढ़ा था वहां पर राउट लॉ और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो एक एक में चौथा जो डिफरेंस है, आप एक एक एग्जांपल बताना, पांचवा डिफरेंस एग्जांपल्स लिख लो राउट लॉ वाले, जो आपके आइडियल सॉल्यूशन, कौन से ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो आइडियल बिहेवियर शो करेंगे। एग्जांपल लिख लें आप, फर्स्ट लिखना n-हेक्सेन और n-हेप्टेन, n-हेक्सेन और n-हेप्टेन। आपका जो n-हेक्सेन और n-हेप्टेन है ये क्या होंगे, राउट लॉ को ऑबे करते हैं, राउट लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक। फिर आपका ब्रोमोमीथेन और क्लोरोइथेन, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है ना। आइडियल सॉल्यूशंस की कॉम्बिनेशन कौन से है, तो ध्यान में रखना है, मतलब इनको आइडियल हम लाने की कोशिश करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर में। और आपका ब्यूटेन और टॉल्यूइन, ब्यूटेन और टॉल्यूइन, फिर उसमें लिख लेना जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, उसमें लिख लेना एसीटोन और आपका कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन और आपका कार्बन डाइसल्फाइड, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउट लॉ से। और इसमें लिख लेना नेक्स्ट जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, एसीटोन और बेंजीन, सॉरी एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और बेंजीन इसी में आ जाएगा, एसीटोन बेंजीन इसी में आ जाएगा जो पॉजिटिव डेविएशन, इसमें आ जाएगा एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। अब हेनरी लॉ और राउट लॉ याद रहेगा, लिक्विड और लिक्विड की सॉल्युबिलिटी में जो बॉइलिंग वोलेटाइल लिक्विड उसके लिए याद रहेगा कि नहीं, ठीक, उसको अच्छे से पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, ठीक। अपने लिए जरूर ताली हो जाते एक बार।